नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम का एक टेलर अपना काम कर ही रहा होगा। और आजकल भारत में सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता कि जो कोई भी थोड़ा सा वर्किंग है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार है, थोड़े से मीन्स हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। सबके अपने अपने व्यू होते हैं। भारत में राइट टू स्पीच एक फंडामेंटल राइट है। अब कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोग, कन्हैया कुमार और उनके साथी उमर खालिद और उसके साथी अगर ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो एक फंडामेंटल राइट है किसी को भी बात करने का। दूसरी बात, MF हुसैन अगर कुछ तस्वीरें माताओं की, हमारे हमारे आराध्यों की गंदी सी बनाते हैं कपड़े उतार कर, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। मज़े की बात यह है कि भारत में जो सूट करता है, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे, वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट कर दे, और मैं ये कहता हूँ कि अगर फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, वो क्राइम 153 कैपिटल ए का है या नहीं है, वो 504 506 का केस बनता है या नहीं बनता है, या 500 495 का, या और इसी तरह का 295 ए भी, जो भी सेक्शंस का केस बनता है, तो भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने के नाते अगर भारत में कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके लिए न्यायालय खुले हुए हैं, पुलिस में FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर पुलिस भी गड़बड़ करती है तो फिर न्यायालय में आप केस फाइल कर सकते हैं और न्यायालय के संज्ञान में मामला दे सकते हैं। कानून तो हमारे पास है ही। इसलिए उस व्यक्ति को, अगर उसने कुछ किया, यहाँ तक कि अगर उसने मर्डर किया है, तो भी जिसका मर्डर हुआ है उसके घर वालों को उस व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं है। हमने जब सेल्फ डिफेंस की बात कही, तो सेल्फ डिफेंस में भी हमने उतने ही अधिकार दिए हैं। ये कहा जितने से आप अपनी आत्मरक्षा कर लें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला भी करने आया है और आपकी आत्मरक्षा हो गई है, तो फिर आप उस व्यक्ति को मार नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो पुलिस को एक्सेस कर लीजिए। जिस समय आप सुरक्षित हो गए, उस समय फिर आपके सभी फंडामेंटल राइट वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर भारत में जहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट वहाँ तक रहते हैं जहाँ से दूसरे के फंडामेंटल राइट शुरू नहीं होते। तो कन्हैया लाल ने कोई पोस्ट नूपुर शर्मा के पक्ष में दी या नहीं पक्ष में दी, जो भी हुआ हो, पता नहीं क्या था, क्योंकि नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR है, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ FIR है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, या उनका इंसल्ट की, ट्राई कलर की इंसल्ट किया, या किसी भी समुदाय के देवी देवताओं की इंसल्ट की, या महसूस हुआ कि इंसल्ट किया गया है, उसके खिलाफ मुकदमे भारत में चल रहे हैं। और प्रोसीजर सेट हो गया है कि उनके खिलाफ मुकदमे करे जाएंगे। वो चाहे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हों या फिर वो जितेंद्र त्यागी हों। मामला तो तब तय होगा जब कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, तब तय होगा कि वाकई में वो स्पीच हेट स्पीच है कि नहीं है, वो किसी समुदाय को अपमानित करने वाली स्पीच है कि नहीं है। ये सब कुछ तय होगा न्यायालय से। व्यक्ति अगर दोषी है, चाहे मैंने जैसे कहा, चाहे कोई भी है, व्यक्ति अगर दोषी है तो वो जेल जाएगा और वो अपने पापों की सज़ा वहाँ भुगतेगा। इसीलिए भारत में रूल ऑफ लॉ है। लॉ किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उदयपुर की जो घटना हुई, उसमें मुझे नहीं मालूम कि कन्हैया लाल ने क्या लिखा था, कन्हैया लाल ने क्या बोला था, सोशल मीडिया पर क्या बोला था। लेकिन जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई और लोगों ने वो वीडियो भी अपलोड करने से रोका गया है, पुलिस ने उसको रोका है, इंटरनेट की सर्विसेज उदयपुर में काट दी गई हैं और कन्हैया लाल की हत्या की गई। 2 व्यक्ति आए, वो किसी व्यक्ति का नाप ले रहा है, टेलर है, किसी व्यक्ति का नाप ले रहा है, और नाप लेते समय 2 व्यक्ति आए, उसकी हत्या की और उसकी बाकायदा वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर हत्या करने की वीडियो बनाई और वीडियो बनाते हुए ये कहा कि मोदी की भी हत्या कर देंगे। अब आप सोचो कि भारत में किसी व्यक्ति को इतने फंडामेंटल राइट हो सकते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहे कि हम प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, और वहाँ से हत्या करने के बाद वो चला जाए। आप सोच सकते हैं कि कोई समुदाय भारत में रूल ऑफ लॉ को कितना मानता है। फ्रांस ने इस मामले को ही उठाया था और फिर फ्रांस ने एक्शन लेना शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि फ्रांस में रूल ऑफ लॉ है, इसलिए अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने कुछ भी उन्माद किया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं।
उदयपुर की घटना के विषय में जिस प्रकार गहलोत सरकार चुप है, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान अब कंट्रोलेबल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कानपुर में घटना हुई तो आपने देखा होगा विदिन 15 मिनट्स, विदिन 20 मिनट पुलिस ने उसको कंट्रोल किया। तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और उन इन्वेस्टिगेशंस में जेल भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। लोग लगातार जेल भी जा रहे हैं, चाहे वो किसी समुदाय को हैं। जैसे मैंने कहा, नूपुर शर्मा ने अगर कहा तो नूपुर शर्मा को उनके पद से हटा दिए गए। नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नूपुर शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरेस्ट किसी का नहीं हुआ, नूपुर शर्मा का अरेस्ट नहीं हुआ, ना ही ओवैसी का अरेस्ट हुआ है और ना ही इस तरह के और लोगों का अरेस्ट हुआ जिन लोगों ने इस प्रकार की बातें की थी या एक समुदाय विशेष को टारगेट करके नीचा दिखाने की कोशिश की थी, देवी देवताओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। ऐसा अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बाकायदा अभी चल ही रहा है। तो फिर आप सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि राजस्थान में अगर इस मामले को लेकर हत्याएं होती हैं और हत्याएं करके वीडियो बनाई के वायरल किया जाता है और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी किस क्रिटिकल सिचुएशन पर आ चुकी है। भारत कौन से समय से गुजर रहा है? क्या भारत गजवाए हिंद से गुजर रहा है? क्या भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना के लिए सब कुछ हो रहा है? या भारत का विभाजन जिस उद्देश्य से हुआ था, यानी कि पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बना था, वो उद्देश्य पाकिस्तान तो पूरा नहीं कर पा रहा है, हिंदुस्तान को हड़पने का या हिंदुस्तान पर मुगल शासन लाने का। क्या भारत के अंदर बैठे लोग वो इतने असहिष्णु हो गए हैं कि अब वो कानून की मदद नहीं ले सकते, मुकदमे नहीं कर सकते, वो कानून के पास जा नहीं सकते और इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते? सवाल अब पूरे देश पर है, सवाल पूरे देश के उन नौजवानों पर है, सवाल पूरे देश के उन सांस्कृतिक विरासत के रखवालों के ऊपर है जो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए सरकारें बनाते हैं। और सरकारें जिस स्तर पर काम करना शुरू करती हैं या सरकारें जिस प्रकार के लोगों को संरक्षण देती हैं और उस संरक्षण का परिणाम ये निकलता है कि देश में अफरा तफरी हो जाए, कोई भी दिन दहाड़े किसी की दुकान पर घुसे, उसकी हत्या करे और हत्या का लाइव रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिश करे। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की सिचुएशन इस समय कैसी है। ये पूरे देश को झंझोड़ने वाली घटना है। जैसे आपने देखा, चंद्रेश्वर हाते को समाप्त करने का प्रयास किया गया कुछ नौजवानों के द्वारा और ये कहा गया कि इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर वो एफआईआर आप पढ़ते हैं तो उस एफआईआर में लिखा है कि जो एफआईआर करता है वो ये कहता है कि लोगों ने आकर कहा कि इन काफिरों को ख़त्म कर देंगे, ये हिंदू हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बीच में बैठे हुए हैं, चारों ओर हमारा शासन है, ये बीच में बैठे, इनको ख़त्म करना होगा, इन काफिरों को समाप्त करना होगा। ऐसे नारे लगाते हुए बमों से और हथियारों से हमला कर दिया गया। शुक्र है कि वो पुलिस उस समय खड़ी थी, पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज किया। शुक्र है कि चंद्रेश्वर हाते के अंदर के बच्चे वहाँ पर संभलने का उनको समय मिल गया और अपनी आत्मरक्षा में, प्राइवेट डिफेंस में वो एक्टिव हो गए। दूर से पत्थर चलाने शुरू कर दिए और सामने से जो ठेले या सब उसमें पत्थर लाकर लाए गए थे, उनसे इन लोगों के ऊपर हमले किए गए। पुलिस 15 मिनट में वहाँ 20 मिनट में पहुँच गई और पुलिस ने चंद्रेश्वर हाते के बच्चों को, चंद्रेश्वर के हाते को पूरा का पूरा बचा लिया। इसी प्रकार की प्रयागराज में घटना हुई। क्या करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता, लेकिन जब ये कहा जाता है कि पीएम मोदी की हत्या करना चाहते हैं तो फिर बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि अब देशद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं, अब गृह युद्ध कर चुके हैं, छेड़ चुके हैं। अब सरकारों को चाहिए कि वो ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करें। अब लोगों को चाहिए कि इन लोगों को समझाएं, किन प्रकार में जो एक्शन लेना पड़े वो एक्शन लेकर इस प्रकार की शक्तियाँ, इस प्रकार की मानसिकता को रोका जाए। अगर आवश्यकता पड़े तो इनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि देश बचाना अति आवश्यक है। अगर देश नहीं बचेगा तो हम और आप और सरकारें क्या करेंगी। इसलिए भारत इस समय किस खतरे में जा चुका है, ये उदयपुर की घटना, कानपुर की घटना, प्रयागराज की घटना, ये घटनाएं और बंगाल में जो आफ्टर इलेक्शन हुआ, ये सब कुछ बता रहा है कि देश कितने बड़े संकट में खड़ा हुआ है। ये भारत के लोग, भारत का शासन, भारत की प्रणाली, भारत की पद्धति और भारत में शासन कर रहे लोग,
इन सभी को सोचना पड़ेगा। शासन करवाने के लिए वोट जिनको जिस प्रकार से दिए जाते हैं, क्यों किसको वोट दिया जाए और कैसे किसको सत्ता में बिठाया जाए, इन सब विषयों पर भारत में लोगों को सोचना ही होगा। अगर भारत में ऐसे नहीं सोचते हैं तो न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और कानून का शासन धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि निष्क्रिय होता जा रहा है। इसको निष्क्रिय नहीं होने देना है। भारत में कानून का शासन बना रहेगा, भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में किसी का भी कोई रूल नहीं है और ना ही चलाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।